बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये PFFP ऑडियो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है। अंधेरा और अंधेरा, शौकत सिद्दीकी के इन अफसानों का इंतखाब किया और पढ़ा आयशा असलम ने। मुकम्मल हुए 3 कैसेट्स पर। ऑडियो कंट्रोल्स पे हैं आरिफ बज़मी। अगर आप हमसे सौती किताबों के सिलसिले में रब्ता कायम करना चाहें, साइमा से टेलीफोन नंबर 290-261 इस्लामाबाद या PO बॉक्स 1652 इस्लामाबाद पर रब्ता कायम ज़रूर कीजिएगा। अंधेरा और अंधेरा, शौकत सिद्दीकी। ये इसकी कैसेट नंबर 1 है और पहला अफसाना जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ वो है अंधेरा और अंधेरा। सुबह की गहरी खामोशी में असरार के कमरे से नींद से बोझल आवाज़ बुलंद होती। अरे भाई, अब तक चाय तैयार नहीं हुई? फौरन ही बारीक निस्वानी लहजे में बावर्ची खाने से जवाब मिलता, अभी लाई भाईजान। उस वक्त फजा में शदीद खुनकी होती और कोहरे का गाढ़ा गाढ़ा धुंधल का छाया होता। जरा देर बाद कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुलता और छरीरे बदन की एक दुबली पतली लड़की सर्दी से कपकपाती हुई अंदर आ जाती। हाथों में दबी हुई ट्रे मेज पे रखती और मेज खिसकाकर पलंग के नज़दीक ले जाती। झुककर चाय तैयार करती और चाय की प्याली बढ़ाकर असरार को आवाज़ देती, चाय पी लीजिए भाईजान। असरार जो अब तक आंखें बंद किए बैठा था, आंखें मलता हुआ उठता और तकिए से पीठ टिकाकर जरा ऊंचा हो जाता। प्याली हाथ में संभाल कर चाय पीने लगता, फिर सिगरेट सुलगा के कश लगाता और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो जाता। रोज़ाना दिन का प्रोग्राम वो इसी तरह शुरू करता था। जब तक वो अखबार पढ़ता रहता, इस अरसे में छरीरे बदन वाली लड़की कई बार कमरे में आती, चाय के बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में ले जाती, मेज़ पे शेव करने का सामान, प्याली में गर्म पानी और तौलिया रख देती। फिर वो उससे पूछती, कपड़े बदलिएगा आज? वो अखबार से नज़र हटाए बगैर कह देता, हूँ। वो अलमारी खोलकर बनियान और कमीज़ निकालती। कमीज़ के बटन अगर टूटे होते तो उनको टांकती और कमीज़ और बनियान खूंटी पे लटका देती। इस दौरान में वो अक्सर कोई न कोई बात पूछती जाती। कभी कभार असरार उसकी तरफ देख लेता। उसका लिबास मैला होता तो बड़े प्यार से कहता, नफीसा, तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हो गए हैं। वो आहिस्ता से कहती, देखिए भाईजान, ये धोबी बहुत परेशान करता है। हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया मगर इसका कोई पता नहीं। वो दिलजोई करने के अंदाज में कहता, जब वो आए तो मुझे बताना। फिर ज़रा रुक कर मुस्कुराता, मगर तुम्हारे पास कपड़े भी तो कम हो गए हैं। अब की तनख्वाह पर तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊँगा। उसी वक्त उसकी बीवी, जो अब तक अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही होती, कुल बुला के करवट बदलती। ये उस बात का मुजाहरा होता कि वो जाग रही है और तमाम बातें उसने सुन ली हैं। अभी अभी उसके साथ जो हक तलफी हो रही थी, उसके खिलाफ ये खामोश एहतजाज था। लिहाजा जब नफीसा कमरे से चली जाती तो वो बीवी को मोहब्बत से आवाज़ देता, रफ़ो, अरे भाई अब सो चुको। मगर वो कोई जवाब नहीं देती। असरार को उसकी खफकी का एहसास है। वो उसे मनाने की कोशिश करता, ज़्यादा मोहब्बत भरे लहजे में फिर मुखातिब होता, रफ़ो रानी, अब उठ भी जाओ, देखो बाहर आंगन में धूप फैल गई है। वो तीखे लहजे में तकरीबन चीख के जवाब देती, क्या है, रात भर ये आपके साहबजादे घड़ी भर को चैन नहीं लेने देते। जरा नींद आ रही थी तो आपने सोना दो भर कर दिया। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। मैं तो कह रहा था कि मॉडर्न सिल्क वालों के पास बड़े अच्छे डिज़ाइन आए हैं। सोचता हूँ इस दफ़ा तुम खुद चलकर अपनी पसंद से कपड़ा खरीद लो। वो उसकी जानिब देखे बगैर उसी तलखी से कहती, जिस रोज़ ऐसा इरादा हो उसी रोज़ पूछ लीजिएगा, कम से कम इस वक्त तो नींद खराब ना कीजिए। वो ढिठाई से हंसने लगता, बहुत अच्छा सरकार, आप मज़े से सोती रहें, अब कोई आपकी नींद खराब नहीं करेगा। वो अखबार एक तरफ डालकर शेव करने में मसरूफ़ हो जाता। इसी दौरान नफीसा की आवाज़ सुनाई देती, भाईजान पानी गर्म हो गया,
غسل خانے میں کب جائیے گا؟ وہ بلند آواز میں کہتا، بس ابھی آیا، اور جلدی جلدی شیو سے فارغ ہو کر غسل خانے میں گھس جاتا۔ نفیسہ کمرے میں داخل ہوتی، گرم کپڑوں پہ برش کرتی، جوتوں کو پالش کر کے چمکاتی اور پھر باورچی خانے کی طرف روانہ ہو جاتی۔ رفیہ جو اب تک لحاف میں دبکی پڑی تھی، کمرے سے منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر چلی جاتی۔ جب سے اختر پیدا ہوا تھا، اسرار کی تمام دیکھ بھال کا کام نفیسہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ وہ دبلے پتلی اکہرے بدن کی لڑکی تھی، کھوئی کھوئی سی، کچھ تلاش کرتی ہوئی آنکھیں، سبک نقش و نگار۔ جوانی آنے سے بیشتر ہی اس کے چہرے پہ سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ دبا دبا اضمحال، کچھ خوف، کچھ بے قراری۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے ابھی چونک کر بیدار ہوئی ہو۔ غسل خانے سے نکل کر جتنی دیر میں وہ کپڑے تبدیل کرتا، اس عرصے میں وہ انور کے ہاتھ ناشتے کا سامان کمرے میں بھجوا دیتی۔ اسرار بیوی کے ساتھ ہی ناشتہ کرتا تھا، ادھر ادھر کی دلچسپ باتیں سناتا اور برابر ننھے کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ دفتر جانے سے قبل وہ اپنے کمرے سے نکل کر اماں جان کے کمرے کی طرف جاتا۔ انہیں سست دیکھتا تو تشویش کا اظہار کرتا، اماں جان خدا نخواستہ طبیعت کچھ گڑبڑ ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلی جائیے۔ وہ آہستہ آہستہ کھانس کر جواب دیتی، نہیں بیٹے، ذرا کمر میں درد ہو رہا ہے، اور یہ درد کمبخت تو ہمیشہ سردیوں ہی میں شروع ہوتا ہے، کتنا تو علاج کرایا، کسی طرح جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پھر وہ ذرا پیار سے ڈانٹ کے کہتی، تم نے ابھی تک اختر کی دوا لا کر نہیں دی؟ کل رات بھی میں نے اس کی کھانسی سنی تھی، آج شام کو ڈاکٹر صاحب کے پاس ضرور جانا۔ وہ رسان سے کہہ دیتا، بہت بہتر اماں جان۔ ذرا دیر ماں کے پاس بیٹھ کر دو چار باتیں کرتا۔ اسی دوران اگر انور بازار سے سودا سلف لے کر آ جاتا تو وہ اسے اپنے پاس بلا کے کہتا، انور میاں، تم اب تک اسکول نہیں گئے؟ بھئی یہ تمہارے اس طرح بار بار بازار کے پھیرے کرنا تو بہت بری بات ہے۔ وہ ماں کو مخاطب کرتا، اماں جان اوپر کا کام کرنے کے لیے کوئی نوکر تلاش کر لیجئے۔ پھر وہ نفیسہ کے پاس جاتا، باورچی خانے کے کام دھندے میں وہ مصروف ہوتی، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر کر وہ کچھ نہ کچھ لانے کا وعدہ کرتا۔ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں ایک بار پھر جاتا، بیوی سے تھوڑا سا فلرٹ کرتا، اختر کی پیشانی چومتا اور بیوی کے رخسار کا ہلکا سا بوسہ لے کر دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا۔ گھر سے باہر نکل کر محسوس ہوتا کہ وہ بہت بشاش ہے۔ وہ قریب کی دکان سے ایک پیکٹ سگریٹ خریدتا، رجسٹر میں روزانہ کا حساب لکھ کر بس اسٹینڈ کی طرف چل دیتا۔ اس وقت بس اسٹینڈ پہ عام طور پہ بھیڑ ہوتی، بس آتی تو بھگدڑ مچ جاتی۔ اس بھاگ دوڑ میں اسرار بھی شامل ہوتا۔ کبھی کبھی اسے اپنی یہ حرکت بڑی مضحکہ خیز معلوم ہوتی۔ وہ روزانہ نقیب کا نیوز ایڈیٹر تھا، اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تعلیم یافتہ حلقے میں اس کی آؤ بھگت ہوتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اسے کل 280 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی، اور دفتر جانے کے واسطے تانگے کا کرایہ 1 روپے سے زائد ہوتا، جو اس کی مقتدرت سے باہر تھا۔ دفتر میں پہنچتے ہی اس کی زندگی بالکل نئے سانچے میں ڈھل جاتی۔ مشین کے ایک پرزے کی طرح اسے دنیا بھر کی خبروں سے الجھنا پڑتا، رپورٹروں کو ہدایات دینی پڑتی، لیڈروں کے نت نئے بیانات سے سابقہ پڑتا، روزانہ دفتر میں آنے والوں سے نمٹنا پڑتا جو نئی نئی اطلاعات، مراسلے اور شکایتیں لے کر آتے تھے، اس لیے کہ چیف ایڈیٹر علیحدہ کمرے میں بیٹھتا تھا، ملنے جلنے سے حد الوسع گریز کرتا تھا۔ اخبار خسارے میں چل رہا تھا، لہذا سٹاف کم کر دیا گیا تھا۔ اسرار پر کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ شام کو جب وہ اخبار کے دفتر سے باہر نکلتا تو سرپٹ بھاگنے والے خچر کی طرح تھکن سے چور چور ہوتا، بس پہ سوار ہو کر سیدھا گھر پہنچتا۔ لیکن دروازے میں داخل ہونے سے قبل اسے وہ تمام وعدے ایک ایک کر کے یاد آنے لگتے جنہیں دفتر روانہ ہونے سے پیشتر وہ نبھانے کا یقین دلا کر جاتا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر کرسی پر جا کر نیم دراز ہو جاتا۔ جب وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آتا تو نفیسہ شام کی چائے کا سامان میز پہ لگا دیتی۔ چائے پی کر ذرا دیر گھر پہ آرام کرتا اور پھر دفتر چلا جاتا۔ واپسی پر کسی چائے خانے میں دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتا۔ اگر واپسی میں رات کو کبھی دیر ہو جاتی تو ہمیشہ اماں جان آ کر دروازہ کھولتی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر معذرت کرتا، اماں جان آج ذرا دیر ہو گئی، مگر دروازہ کھولنے آپ کیوں اٹھتی ہیں؟ کتنی تو سردی ہو رہی ہے۔ وہ نرم لہجے میں کہتی، جب تک تم آ نہیں جاتے یہاں نیند کب آتی ہے؟ یہی وجہ تھی
कि वो ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहता था। असरार की ज़िंदगी नपे तुले प्रोग्राम के मुताबिक एक ही रफ्तार से एक ही डगर पे चल रही थी। इस कुंबे का पूरा निज़ाम उसके गिर्द घूम रहा था। उसकी हैसियत सूरज की मानंद थी जो हर सैयारे को रोशनी दे रहा था, हरारत दे रहा था, जिंदगी दे रहा था। अम्मा जान का वो बेटा था, रफ़िया का शौहर, नफीसा और अनवर का भाईजान। इस मुसल्लस के हर नुक्ते, हर जाविये से वो करीब तर रहने की कोशिश करता। नागा इस निज़ाम शमसी में ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आया कि सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। सारी कायनात में अबतरी और अफरा तफरी मच गई। हर तरफ अंधेरे के भयानक साए बढ़ने लगे। बात दरअसल ये थी कि मुल्क की तकसीम से बेशतर रोज़नामा नकीब ने बड़े ज़ोर शोर के साथ मुस्लिम लीग की हमायत की थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद बहुत सी तब्दीलियों के साथ रोज़नामा नकीब ने भी चोला बदल कर नया रूप इख्तियार कर लिया था। ये अखबार की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली थी। मसलहत अंदेशी का तकाजा भी यही थी कि शिद्दत पसंदी के बजाय एतदाल और तवाज़ुन से काम लिया जाए। पाकिस्तान कायम हो चुका था और उसके क़याम के साथ ही बहुत से मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के साथ मुस्लिम लीग भी हिजरत करके पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन नकीब के पढ़ने वालों का हल्का हुनूस मुसलमानों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने सियासी तब्दीली को ज़हनी तौर पर कबूल न किया था। लिहाजा गैर जानिबदारी के बावजूद नकीब को अपने क़ारीन की ख्वाहिशात पेश नज़र रखना पड़ती, वरना अखबार ठप हो जाता। उस रोज़ इत्तफाक से चीफ एडिटर बीमार था और असिस्टेंट एडिटर भी ना आया था। चुनांचे इदारिया भी असरार ही को लिखना पड़ा। उसने कस्टोडियन के सख्तगीर रवैये पे इदारिया तहरीर किया। इदारिये का तर्ज इजहार और लबो लहजा बड़ा तीखा और जज्बाती था। हुकूमत ने उसका सख्ती से नोटिस लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुकाम बाला की हिदायत पर अखबार का डिक्लेरेशन मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। हफ्ता भर तक अखबार की अशात बंद रही। अखबार एक लिमिटेड इदारे के तहत निकल रहा था, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने माली खसारे से घबराकर आइंदा ऐसी तहरीरों से बाज रहने की ज़मानत मुहैया करने के साथ साथ हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने की गर्ज से असरार को 3 महीने की तनख्वाह देकर अखबार से अलहदा कर दिया। बरतरफी का परवाना वसूल करके जब दफ्तर से बाहर निकल रहा था तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने हसरत भरी नज़रों से दफ्तर की तरफ देखा। रोज़नामा नकीब का लंबा चौड़ा बोर्ड उसके सामने था। इस बोर्ड के नीचे वो फाटक था जहाँ से वो गुज़िश्ता 7 बरसों से गुजरा करता था, मगर आज ये फाटक उसके लिए अजनबी हो गया था। उसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उसके वास्ते बंद हो चुके थे। उसकी जेब में 840 रुपए थे और दूर तक फैली हुई जिंदगी का लामतनाही सिलसिला था। घर में दाखिल होते ही अम्मा जान ने घबरा के पूछा, बेटा कैसी तबीयत है? आज तुम जल्दी वापस आ गए, चेहरा भी उतरा हुआ नजर आ रहा है। असरार ने भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया, अम्मा जान आज से मेरी मुलाजिमत ख़त्म हो गई, और तमाम रुपए जेब से निकाल कर उनके सामने डाल दिए। ये रूह फरसा खबर सुनकर अम्मा जान भी सन्नाटे में आ गईं, मगर उन्होंने खुद ही फौरन अपने आप को संभाला, तसल्ली और तशफ़ी से काम लिया। बेटा इस कदर दिल बर्दाश्ता और हरासां होने की कौन सी बात है? माशाल्लाह तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए मुलाजमत की कौन सी कमी है? वो देर तक उसे समझाती रहीं, दिलजोई करती रहीं। असरार उनकी बातों के जवाब में हूँ हाँ करता रहा, और जब वो कमरे से बाहर चली गई तो वो चुपचाप बिस्तर पे जाकर दराज हो गया। खामोश लेटा हुआ छत को तकता रहा। घर पे सन्नाटा छाया था। ऐसी भयानक खामोशी तारी थी जैसे यहाँ कोई मर गया है और नाला और शेवन करने वाली चीखें थक कर सो गई हैं। न कोई आहट, न कोई आवाज़, हर तरफ गहरा सुकूत छाया था। असरार इस वीरानी से जल्द ही हवास बाख्ता हो गया। उसने कपड़े तब्दील किए और बाहर चला गया। शाम तक उसने कई अखबारात के दफातर का तवाफ किया, सरकारी महकमों में दौड़ धूप की, मिलने जुलने वालों से तज़किरा किया और उम्मीदों के बोझ से लदा फंदा घर में आकर लेट रहा। अब तमाम दिन सड़कों की खाक छानता, दफ्तरों के चक्कर काटता, रसूख निकालने और सिफारिश हासिल करने के लिए मुलाकातें करता और कभी कभार किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करना ही उसका रोज़ाना का मशगला बन गया था। जब एक उम्मीद ख़त्म हो जाती तो वो किसी नई उम्मीद का सहारा ढूंढता।
उम्मीद और नाउमीदी का ये सिलसिला चलता रहा और 840 रुपए की रकम, जिसे कम से कम 3 महीने तक चलना चाहिए था, दूसरा महीना ख़त्म होने से पेशतर ही साथ छोड़ने लगी। उन दिनों वो कुछ चिड़चिड़ा और वहमी भी हो गया था। बात बात पे झुंझला उठता। किसी इंटरव्यू में जाना होता तो हर तरह से एहतियात बरतता। अच्छा भला सूट पहनता और फिर उसे उतार देता। कहता, भाई ये तो वही सूट है जिसे उस रोज़ पहने हुआ था जब मुलाजमत से सुबकदोश कर दिया गया था। दरवाजे से बाहर निकलता, कोई छींक देता, कोई नज़र आ जाता या बिल्ली रास्ता काट जाती तो बदशगुनी का खौफ उसके जहन में ज़रूर उभरता। फिर इन हमाकतों पे दिल ही दिल में कुड़ता भी। दिल गिरफ्ता होकर सोचता कि इंसान जब तकदीर का असीर हो जाए तो ये महरूमी की इंतहा होती है। उस वक्त मुस्तकबिल की हर रोशनी दम तोड़ देती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। पैसे कौड़ी की तरफ से कतई मोहताज हो जाने के बायस अब उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। तमाम दिन बिस्तर पे पड़ा रहता, नीम दीवानगी के आलम में दालानों और कमरों के चक्कर काटता रहता और फिर मुज़महिल होकर लेट जाता। उस रोज़ सुबह उसे एक इंटरव्यू में जाना था। नहा धोकर उसने कपड़े तब्दील किए। तबीयत भी कदरे बशाश थी। नन्हे अख्तर को गोद में लेकर उसने प्यार किया। फिर बड़े खलंडरे अंदाज में सदा लगाई, भाई आज कौन मुश्किल कुशाई करता है। कमरे में ज़रा देर इधर उधर टहलने के बाद उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, महला दो महला नहीं चाहिए, शाला दो शाला नहीं चाहिए, सिर्फ 3 आने का सवाल है बाबा। मगर कोई भी माई का लाल मुश्किल कुशाई के लिए आगे बढ़कर न आया। सब गुमसुम बैठे रहे। असरार ने रफ़िया के गाल पे चुटकी भर के कहा, बोलो क्या कहती हो, कुछ जेब में है? ये इंटरव्यू ठीक हो गया तो फिर वही ठाठ होंगे। वो बेजारी से बोली, अपने पास तो जहर खाने को भी फूटी कौड़ी नहीं। फिर उसने एक आंख दबाकर अम्मा जान के कमरे की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ उस तरफ चल दिया। कमरे में दाखिल होकर वो अम्मा जान के पैर दबाने लगा। अम्मा ने जल्दी से पैर खींच लिया और बोली, ये काहे की खुशामद हो रही है। उसके दिल को ढारस बंधी। कहने लगा, कुछ पैसे हों तो दे दीजिए, बस के किराए के लिए चाहिए। वो उठकर कमरे के अंदर गई। ज़रा देर तक ट्रंक में कपड़ों को उलटती पलटती रहीं, फिर वापस आकर एक इकन्नी उसके हाथ में थमा दी। बेटा बस यही है। वो असरार करने लगा, ज़रा एक बार फिर देखिए, शायद कुछ और मिल जाए। एक आने से तो कोई काम नहीं निकलेगा। वो उसके सर पे हाथ रखकर बोली, भला तुमसे ज़्यादा मुझे क्या चीज़ अजीज़ होगी। ये इकन्नी भी न जाने कहाँ से निकल आई। वो यकायक आबदीदा हो गया। अम्मा जान कुछ देर खुद भी अफसुर्दा बैठी रहीं। फिर उन्होंने नफीसा को बुलाकर बराबर वाले घर में भेजा, मगर वो भी खाली हाथ आकर बोली, आज तो वहाँ भी अपना सा हाल है। लहजा भर रुक कर उसने सरगोशी के से अंदाज में आहिस्ता से कहा, भाभी ने कल शाम ही को तो रुपया भुनाया था, सवेरे ही सवेरे ख़त्म कर दिया। वो ठंडी सांस भरकर अपने कमरे में चला गया। उसे खामोश और निढाल देखकर बीवी ने कहा, नहीं दिए ना, अभी रईसा ससुराल से आई होती तो उसके तांगे का किराया फौरन निकल आता। और तुमने जो कल शाम को रुपया भुनाया था वो आंखें निकाल कर तलखी से बोली, मैंने रुपया भुनाया था? लो और सुनो, इस घर में तो अंधेर है अंधेर। भला मेरे पास कफन को तो एक पैसा निकलेगा नहीं, रुपया कहाँ से लाऊंगी? कहीं से कमाई करके लाई होंगी। वो चीख चीख के कहने लगी, अल्लाह ने चाहा तो इस तरह तोहमत लगाने वालों के तन बदन में कीड़े पड़ेंगे, मरने पे सूअर का मुंह होगा। वो उसी तरह देर तक गुस्से से हंकारती रही। बाहर दालान में दबी दबी सरगोशियाँ उभरती रहीं। ज़रा देर में अम्मा जान खंकारती हुई कमरे में आईं। उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, दुल्हन तुम दिन ब दिन सर पे चढ़ती जा रही हो। मैं बात को जितनी तरह देती हूँ तुम उसी कदर इतराने लगी हो। तुम्हारे घर वालों ने तुमको यही तालीम दी है कि एक एक के सर पे जूतियाँ लगाओ। बहू एकदम भड़क उठी। देखिए, मेरे घर वालों को आप एक लफ्ज़ नहीं कह सकती, वरना अच्छा ना होगा। अम्मा जान ने चिराग पा होकर और भी जली कटी सुनाई। रफ़िया भी तुर्की बतुर्की जवाब देने लगी। अब नफीसा भी आ गई थी और बाकायदा कोसने और तानेबाजी शुरू हो गई। चीखो पुकार, शोर, हंगामा। असरार ने अम्मा जान को समझाने की कोशिश की। रफ़िया और नफीसा को डांटा, मगर हंगामा सड़ ना हुआ। आखिर उसने दीवानों की तरह अपने बाल नोच डाले और चिल्लाने लगा, अल्लाह करे तुम सब मर जाओ या मुझी को मौत आ जाए। लहजा भर को खामोशी छा गई। अम्मा जान और नफीसा बाहर चली गई, मगर दोनों तरफ से बुड़बुड़ाने की आवाज़ें कभी कभार सुनाई दे जाती। झगड़ा दोबारा शुरू होने की तैयारियां हो रही थीं
کہ اسی وقت دروازے پہ کسی نے آواز دی۔ یہ قصائی تھا جو اپنا پچھلا حساب لینے آیا تھا۔ اس کی اچانک آمد سے اتنا تو ضرور ہوا کہ سب چپ ہو گئے۔ اسرار نے انور سے کہا، باہر جا کر کہہ دو کہ بھائی جان گھر میں نہیں ہیں، مگر ذرا ہی دیر بعد انور نے آ کر بتایا، بھائی جان وہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ اندر بیٹھے ہیں، میں نے ان کی آواز سن لی ہے۔ وہ جل کر بولا، نہیں مانتا تو نہ مانے، خود ہی چلا جائے گا، تم کمرے میں جا کر بیٹھو۔ اب اسرار باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، انٹرویو کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں گھر کے باہر قصائی کی آواز سنائی دی۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اسرار ایک دم بے قابو ہو گیا، جھنجھلایا ہوا اٹھا اور دروازے پہ جا کر قصائی سے کہا، ایک بار جب تم سے کہلوا دیا کہ ابھی حساب نہیں ملے گا، 2-4 روز میں لے جانا، پھر تم اس طرح کیوں شور مچا رہے ہو؟ قصائی ذرا بھی مروب نہ ہوا، تیوری پہ بل ڈال کے بولا، 2-4 دن ہوتے ہوتے 1.5 مہینے سے اوپر تو ہو گیا، اب کہاں تک انتظار کیا جائے؟ اسرار نے اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو نرم پڑ گیا۔ اس دفعہ اس نے رسان سے کہا، اچھا اب تم کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے گا، جلد ہی تمہارا پیمنٹ ہو جائے گا۔ مگر قصائی بھی اس روز کچھ طے کر کے آیا تھا۔ کہنے لگا، یہ تو کئی بار آپ کہہ چکے ہیں، گھر آؤ تو اندر سے کہلوا دیتے ہیں کہ ہے نہیں، آخر اس طرح کیسے کام چلے؟ میں تو آج اپنا حساب لے کر ہی جاؤں گا۔ اسرار کو بھی اب تاؤ آ گیا، تو جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے، تم سے وصول کیا جائے تو وصول کر لو۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، دیکھیے جناب، ایسی بات نہ کہیے ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ بات واقعی بڑھ جاتی، اس لیے کہ اسرار بھی آپے سے باہر ہو چکا تھا، مگر راہگیروں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ گالی گلوچ یا مار پیٹ کی نوبت نہ آئی۔ 1 ہفتے کے وعدے پر اسے پھر ٹال دیا گیا۔ اسی عالم میں وہ پنواڑی کی دکان پہ پہنچا۔ اس نے سگریٹ کا ایک پیکٹ مانگا تو پنواڑی نے صاف انکار کر دیا۔ اسرار اس سے بھی الجھ پڑا، مگر بات آگے نہ بڑھی۔ وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا پیدل ہی ایمرسن اینڈ کو کے دفتر پہنچا، مگر انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ فرم کا مینیجر اپنی نئی مورس میں بیٹھ کر دفتر سے جا چکا تھا۔ اسرار کے غصے کا پارا اور چڑھ گیا۔ تیز دھوپ میں چل کر جب وہ واپس گھر پہنچا تو اس کا جھلسا ہوا چہرہ بڑا وحشتناک نظر آ رہا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی، چپ چاپ جا کر بستر پہ لیٹ گیا۔ مگر ذرا ہی دیر بعد گھبراہٹ نے پھر پریشان کیا اور وہ گھر میں نیم دیوانگی کے عالم میں گھومنے لگا۔ بے خیالی میں اس کی نظر نفیسہ پہ پڑ گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ سامنے بالکنی میں پڑوس کا ایک نوجوان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسرار نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر لپک کر کھڑکی کے دونوں پٹ دھڑ سے بند کر دیے۔ نفیسہ سراسیمہ ہو کر تھر تھر کانپنے لگی، مگر اسرار ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ پاگلوں کی طرح بڑھ کر اس نے نفیسہ کے بالوں کو پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، پھر غیظ و غضب کے عالم میں اسے مارنا شروع کر دیا۔ نفیسہ نے زبان سے اف تک نہ کی، سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن جب وہ اس کے بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا زینے سے نیچے اترنے لگا تو وہ خوف سے آنکھیں پھاڑ کر چیخی، ہائے اللہ، میں مر گئی۔ وہ سیڑھیوں سے دھکے دیتا ہوا اسے نیچے لے آیا اور ایک بار زور سے دھکیل دیا۔ نفیسہ کا سر دیوار سے ٹکرایا اور خون کی ایک سرخ سرخ پتلی دھار اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اماں جان نفیسہ کی لرزہ خیز آواز سن کر گھبرائی ہوئی پہنچی۔ وہ چیخ مار کر ان سے چمٹ گئی۔ اس کا بدن خوف و دہشت سے بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ اماں جان غضبناک ہو کر اسرار پہ بری طرح برسنے لگی۔ اللہ کرے اسرار تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہیں اس طرح اپنی سیانی بہن پہ ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ ان سے ذرا بھی مروب نہ ہوا، تیکھے لہجے میں بولا، ذرا اس کمینے کے کرتوت تو سنیے۔ کرتوت اس کے سنوں یا تمہاری اس چہیتی کے جس نے سکھا پڑھا کر تم کو بھیجا ہے؟ اسرار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ رفیہ کے خلاف سراسر جھوٹ تھا، بہتان تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، آپ خواہ مخواہ کسی پہ الزام نہ لگائیے۔ اسی وقت نفیسہ نے کہا، اللہ نے چاہا تو مار کھلوانے والوں کو رات نصیب نہ ہوگی۔ اسرار غضبناک ہو کر اس پہ جھپٹا۔ اماں جان اسے بچانے کے لیے بیچ میں آ گئی۔ اس نے انہیں ہٹانا چاہا تو ہاتھ کچھ اس طرح لگا کہ وہ سنبھل نہ سکی اور لڑکھڑا کر فرش پہ گر پڑی۔ اسرار نے نفیسہ کے کئی تمانچے اور لگائے اور پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ باہر کچھ دیر تک اماں جان اور نفیسہ کے رونے کی آوازیں ابھرتی رہیں، پھر ٹرنکوں کو الٹنے پلٹنے کا شور ابھرنے لگا۔ ذرا دیر بعد رفیہ گلاس میں پانی لے کر آئی اور اسرار کی طرف بڑھا کر پیار سے بولی،
लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ज़रा तबीयत संभल जाएगी। मगर असरार पर तो जैसे जुनून सवार था। ग्लास हाथ में लेकर लम्हा भर तो उसे घूरता रहा, फिर ग्लास उसकी तरफ खींचकर जोर से मारा। वो बाल बाल बच गई। ग्लास दीवार से टकराकर छन्नाके के साथ चिकनाचूर हो गया। वो गुस्से से धाड़ा, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मेरी आंखों में खून उतर रहा है। रफ़िया सहमी हुई कमरे से बाहर चली गई। असरार निढाल होकर नीम बेहोशी के आलम में बिस्तर पे दराज हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर अनवर की आवाज़ सुनाई दी, अम्मा जान, तांगा आ गया। असरार एक बार की चौंक पड़ा। बाहर सड़क पे तांगे के पहियों की खड़खड़ाहट उबर रही थी। उसके साथ ही ट्रंकों के खिसकाने का शोर भी बुलंद हो गया। उसने सोचा, तो क्या अम्मा जान चली जाएंगी? नफीसा इस घर को छोड़ देगी? दोनों कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? लेकिन अब उन्हें यहाँ से चला ही जाना चाहिए। इस घर में अब वो किस मुंह से रह सकती हैं? उसने उन्हें मुंह दिखाने के काबिल ही कब छोड़ा है? तो फिर क्या होगा? शायद रफ़िया भी चली जाए। सब चले जाएंगे, सब उसे छोड़ देंगे। वो इस घर में तन्हा रह जाएगा, बेयारो मददगार। मगर वो अम्मा जान के रूबरू कैसे जाएगा? किस मुंह से जाए? वो देर तक लेटा हुआ यही सब कुछ सोचता रहा। लेकिन जब उसने सुना कि सामान तांगे में रखा जाने लगा है तो वो उठकर बैठ गया। पलंग से नीचे उतरा, आगे बढ़ा और चुपचाप अम्मा जान के कमरे में पहुंच गया। उन्होंने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे यकीन था कि वो उन्हें रोकने के लिए ज़रूर आएगा, मगर अपनी बरहमी का भरम रखने के लिए अनवर से मुखातिब हुई, लो बेटे, ये बिस्तर भी तांगे में रख दो। असरार खामोश खड़ा रहा। जब अनवर बिस्तर उठाने लगा तो असरार ने तीखे लहजे में टोका, रुक जाओ अनवर, ये बिस्तर कहीं नहीं जाएगा। माँ बेटे ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। इस बार वो खुद पे काबू न पा सका और दौड़कर माँ से लिपटकर रोने लगा। माँ के भी आंसू निकल आए। नफीसा और अनवर भी फूट फूट के रोने लगे। उसी वक्त दरवाजे पे रफ़िया नमूदार हुई। वो भी आबदीदा थी। भराई हुई आवाज़ में बोली, अम्मा जान, हम लोगों को छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? ये आपका पोता तो हुड़क हुड़क कर जान दे देगा। उसने नन्हे अख्तर को उनकी गोद में दे दिया और वो सिसकियाँ भरने लगी। देर तक सब रोते रहे। फिर तांगे पर से सामान उतरवाया गया। असरार ने रो रो कर अम्मा जान से माफ़ी मांगी। नफीसा को गले से लगाकर चुमकारा। घर भर में खामोशी छा गई। सबके चेहरों पर मुसरत और शादमानी तो नहीं थी, मगर सुकून ज़रूर था। कुछ अरसे तक घर में खासा सुकून रहा। इसी असना में अख्तर बीमार पड़ गया। दिन भर वो उलझ उलझ कर खांसता रहा। शाम को जब उसका बुखार तेज़ हो गया तो अम्मा जान ने घरेलू नुस्खा आजमाया। पान के सादा टुकड़े में ज़ाफ़रान और जवित्री रखकर उसे खिला दी। रात गए। रफ़िया ने असरार को झंझोड़ कर जगाया। वो गहरी नींद सो रहा था। घबरा कर उसने पूछा, क्या है? रफ़िया बेहद परेशान नजर आ रही थी। ज़रा अख्तर को देखिए, इसे क्या हो गया है? ये कहते कहते वो बिलक बिलक के रोने लगी। असरार ने उठ के देखा। नन्हा अख्तर उखड़ी उखड़ी सांसें भर रहा था। हलक से खरखर की आवाज़ निकल रही थी। वो भी परेशान हो गया। जाकर अम्मा जान को जगाया। वो अभी सोई नहीं थी। नफीसा और अनवर भी उठकर बैठ गए। उस रोज़ किसी को नींद नहीं आ रही थी। सवेरे से किसी ने कुछ खाया नहीं था। यूं भी इधर एक मुद्दत से घर में एक वक्त खाना पकता था, लेकिन उस रोज़ तो चूल्हा जलाने की नौबत ही नहीं आई थी। नन्हे अख्तर की हालत गैर होती जा रही थी। रात ज़्यादा हो चुकी थी। अव्वल तो किसी डॉक्टर का मिलना ही दुश्वार था। सितम बालाए सितम ये कि घर में किसी के पास कुछ भी नहीं था। असरार खामोश बैठा हुआ सोचता रहा। आखिर उसने ओवरकोट पहना और अपने एक शनासा डॉक्टर के घर की तरफ चल दिया। उसका घर दूर था। सरमा की तेज़ और तीखी हवाएं चल रही थीं। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को जगाया गया। बामुरव्वत आदमी था। उसने किसी खफकी का इजहार न किया। खामोशी से अपनी कार गैरेज से निकाली, असरार को साथ बिठाया और चल खड़ा हुआ। घर पहुंचकर डॉक्टर ने अख्तर का मुआयना किया और नमूनिया तशखीस किया। उसने दवा लिखी और असरार से कहा, फ़ौरन जाकर ले आओ। असरार डॉक्टर को लेने तो चला गया था, मगर उसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि दवा की कीमत किस तरह अदा की जाएगी। ज़रा देर खामोश रह के बोला, मगर डॉक्टर साहब, इस वक्त तो दवा मिलेगी नहीं। डॉक्टर ने मुत्तले किया, नहीं भाई, रेनबो मेडिकल स्टोर दिन रात खुला रहता है, वहाँ से इस वक्त भी दवा मिल जाएगी। साफ बात तो डॉक्टर को बताने से रहा, लिहाजा वो कई बार कमरे के अंदर गया, बाहर आया और फिर गया। हिचकिचाते हुए बोला,
ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس وقت کہیں دوا نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر جھنجھلا کر گویا ہوئے، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں مانتے؟ بچے کی حالت بہت نازک ہے، جلدی کیجیے۔ اسرار پھر کمرے میں چلا گیا۔ اختر اسی طرح الجھی سانسیں بھر رہا تھا۔ سب کے چہروں پر گہری اداسی چھائی تھی۔ ذرا دیر بعد وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور گردن جھکا کر آہستہ سے بولا، ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اب تو دوا سویرے ہی آ سکے گی۔ مجھے تو دوا کا ملنا اس وقت ناممکن ہی معلوم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جہاں دیدہ اور معاملہ فہم آدمی تھا، فوراً بھانپ گیا۔ اس نے اسرار کو قریب بلایا، جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور اس کی پیٹھ تھپک کے بولا، اس وقت تکلف سے کام نہیں چلے گا، فوراً جا کر دوا لے آؤ۔ چلو میں تم کو گاڑی سے میڈیکل سٹور تک چھوڑ دوں۔ اسرار اس کے ساتھ خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا۔ وہ راستے بھر بالکل خاموش رہا۔ ریمبو میڈیکل سٹور پہ جب ڈاکٹر اسے چھوڑ کے جانے لگا تو اسرار نے نظریں اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے جھٹ گردن جھکا لی۔ اختر کی بیماری کا یہ حادثہ نہایت اذیت ناک تھا۔ واپسی پر وہ اپنے کمرے میں گیا، بستر پہ نڈھال ہو کر گرا اور تکیے سے منہ چھپا کر بے اختیار رونے لگا۔ اسے دیکھ کے سب رونے لگے۔ اماں جان نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالا اور شفقت سے اسرار کا سر تھپک کے بولی، بیٹا اس طرح دل برداشتہ نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو اب نفیسہ ماشاءاللہ 18ویں برس میں لگ چکی ہے۔ تمہارے ابا جان نے ترکے میں اس کے نام جو روپیہ جمع کرایا تھا اسے نکال کر کچھ کام چلاؤ۔ اسرار کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی تو ذرا ڈھارس بندھی۔ آخر کئی روز تک کچہری کے چکر کاٹنے کے بعد 2000 روپے مل گئے۔ اس رقم کو وصول کر کے اس نے سوچا، ابا جان مرحوم کو کیا خبر تھی کہ جس روپے کو وہ ایک معقول رقم سمجھ کر اپنی نفیسہ کے لیے وصیت نامے میں درج کرا رہے ہیں، وہ وقت پڑنے پر 500 سے بھی کم مالیت کی رہ جائے گی۔ بہرحال اس روپے سے کچھ تو بوجھ ہلکا ہوا، سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا۔ کچھ روپے تو اس نے قرض خواہوں کو دیے جنہوں نے صبح شام تقاضے کر کر کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ گھر سے باہر نکلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ بقیہ رقم اس نے ماں کے حوالے کر دی۔ اس دوران میں ایک اخبار کے ہفت روزہ ایڈیشن میں مضامین لکھنے پر اسے کچھ معاوضہ بھی ملنے لگا تھا۔ غریبہ منہ کسی نہ کسی طور گزر بسر ہونے لگی، مگر مضمون نگار کا یہ سلسلہ جلد ہی منقطع ہو گیا۔ چنانچہ نفیسہ کے روپے خرچ کرنے کی پھر نوبت آ گئی۔ اس بات کا اسے شدت سے احساس تھا۔ اس روپے کو خرچ کرتے ہوئے اسے دکھ ہوتا، ندامت ہوتی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ سب کی نظروں میں گرتا جا رہا ہے۔ رفیہ بات بات پہ اسے تانے دیتی تھی۔ نفیسہ بار بار کہنے پر بھی اس کا کام کرنے سے کتراتی۔ اگر ناراض ہوتا تو وہ صاف کہہ دیتی، آخر آپ بھابھی سے کیوں نہیں کہتی؟ ماما گیری کرنے کے لیے اس گھر میں بس میں ہی تو رہ گئی ہوں۔ وہ زیادہ بگڑتا تو آنکھیں نکال کر کھڑی ہو جاتی، جائیے نہیں کرتے کوئی کام۔ وہ اماں جان سے شکایت کرتا تو وہ بھی نفیسہ کی حمایت کرتی۔ خود ان کا رویہ یہ تھا کہ کئی بار خوشامد کرنے پر روپے 2 روپے دے کے ٹرخا دیتی۔ آخر اس طرح انکار کر دیتی کہ وہ بلبلا اٹھتا۔ اس دکھ اور خفت کا احساس اس وقت اور بھی شدید ہوتا جب رئیسہ سسرال سے گھر آتی تھی اور اماں جان اس کی ہر طرح نازبرداری کرتی، اس لیے کہ رئیسہ اپنے گھر سے خوشحال تھی۔ اس کا شوہر بہرائچ کا خاصا بڑا زمیندار تھا۔ پیسے کی محتاجی کے ساتھ ساتھ اب کپڑے بھی جواب دیتے جا رہے تھے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کام چلاتا رہا۔ لیکن جب اس کے جوتے کے تلے اس قدر گھس گئے کہ تلوے چھلنے لگے تو اس نے ماں سے نیا جوتا خریدنے کے لیے کچھ روپے مانگے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، رئیسہ آئی تھی کہ اس کے میاں کو اچانک روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میرے پاس جو روپے رہ گئے تھے سب لے گئی۔ اسرار کے سینے پر گھونسا سا لگا۔ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ محسوس کیا کہ اماں جان نے اس کی مفلسی کا بڑی بے رحمی سے مذاق اڑایا ہے۔ وہ رئیسہ کو اس لیے تمام روپیہ دے سکتی ہیں کہ اس کا شوہر مالدار ہے، لیکن اسے اتنے روپے بھی نہیں دے سکی کہ وہ اپنے برہنہ پیروں کو جوتوں کے ذریعے محفوظ کر لے۔ دنیا میں کتنا خون سفید ہو گیا ہے، ہر مقدس رشتہ تک اپنی پاکیزگی چھوڑ چکا ہے، کتنی خود غرضی ہے، کتنا ستم ہے۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا ہوا دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ اسرار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ الجھن کے عالم میں وہ دروازہ کھول کر باہر دالان میں چلا گیا اور ٹہلتا ٹہلتا اماں جان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرہ بالکل سنسان تھا۔ دروازے سے پیٹھ ٹکائے وہ خاموش کھڑا تھا۔ ناگاہ اس کی نظر کنجیوں کے اس گچھے پر پڑی جو سامنے فرش پہ پڑا تھا۔ غالباً جلدی میں اماں جان سے یہ کنجیاں گر پڑی تھیں۔ کنجیاں دیکھ کر ایک خیال ایسا اس کے ذہن میں آیا جس میں تجسس تھا اور کچھ خوف بھی۔
उसने कुंजियां उठाकर अम्मा जान के ट्रंक का ताला खोलना चाहा। जरा सी कोशिश के बाद एक कुंजी से ताला खुल गया। उसने कपड़े हटाकर इधर उधर देखना शुरू किया। एक कोने में रुमाल से लिपटा हुआ कागजों का एक पैकेट निकला। असरार ने उसे खोला तो हैरत ज़दा रह गया। ये 100 के नोट थे। उसने घबरा कर बाहर दालान में एक नज़र डाली और उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। नोटों को गिना 12 थे। वो लहजा भर के लिए झुंझुला के रह गया। अच्छा तो अम्मा जान ने उससे झूठ बोला था। कई मिनट तक वो खामोश बैठा हुआ इसी तरह सोचता रहा। फिर उसने तमाम नोट निकालकर कमीज की जेब में रखे और सरासीमगी के आलम में ऊपर की मंजिल के कमरे में चला गया। मगर वहां भी वो ज्यादा देर न ठहर सका। जीना तय करके नीचे आया और अपने कमरे में पहुंच गया। रफिया अभी तक सो रही थी। दिन अब ढल चुका था। सपहर के तवील साए शाम के धुंधलकों से गले मिल रहे थे, मगर अम्मा जान अभी तक वापस न आई थी। रुपए अभी तक असरार के पास मौजूद थे, मगर वो ये तय नहीं कर सका था कि इस रुपए का क्या करे। दोपहर से बराबर वो यही सोच रहा था। यकायक उसके जहन में खटाक से ये ख्याल आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाए। 9.5 माह की मुसलसल बेरोजगारी ने उसे हर चीज से मुतनफ़र और बेजार कर दिया था। हिंदुस्तान में बसने वाले हर परेशान हाल मुसलमान की तरह उसकी नज़रें भी पाकिस्तान की तरफ उठ गईं। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो यहाँ से चला जाएगा। कुछ देर खामोशी से उसने अपने पूरे प्रोग्राम के बारे में गौर किया। उसके बाद अम्मा जान के कमरे में गया, 200 रुपए निकाले और रुमाल में लपेटकर उसी तरह संभाल कर रख दिए जिस तरह पूरे 1200 रखे थे। ट्रंक में ताला डाला और कुंजियां फर्श पे बिछी हुई दरी के नीचे रख दी ताकि उनको तलाश करने में कुछ वक्त सर्फ हो। माँ के कमरे से निकलकर वो बाहर आ गया। अब हल्का हल्का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। बाजार में जाकर उसने सबसे पहले जूता खरीदा, एक सूटकेस और कुछ ज़रूरी साजो सामान खरीदा। रात का खाना होटल में खाया, तांगे में बैठ के स्टेशन पहुंचा, टिकट खरीदा और 10 बजे शब की ट्रेन से सफ़र पे रवाना हो गया। सिर्फ आगरा में उसे गाड़ी बदलना पड़ी। सरहद अबूर करने के बाद जब खोखरा पार के इलाके में दाखिल हुआ तो उसने हसरत भरी नज़रों से पीछे मुड़ के देखा। यकायक उसकी आंखें डबडबा गईं। लेकिन अभी 5 मील का और सफ़र बाकी था। रेगिस्तान पे हर तरफ चमकीली धूप फैली थी। गर्मी की शिद्दत अभी ज़्यादा न थी। सूरज की किरणें संगीनों की तरह तेज़ नहीं हुई थीं। दिन भर सरहदी चौकी पे रेगिस्तान की गर्म और तुंद हवाओं में झुलसने से यही बेहतर मालूम हुआ कि थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली जाए। इसकी तरह और भी ऐसे कितने लोग थे जो इसी वक्त सफ़र करने पर आमादा थे। कुलियों पे सामान लदवा कर लोग काफिले की सूरत में चल खड़े हुए। मील भर से ज़्यादा का सफ़र तो बग़ैर किसी दिक्कत और परेशानी के कट गया। काफिले में सुराहियाँ मौजूद थीं। जब गला खुश्क होता पानी पीकर तर कर लिया जाता, मगर जिस कदर सफ़र तवील होता गया प्यास शदीद होती गई। अब पानी देने में हर शख्स कतराता। तरह तरह के उज़्र पेश किए जाते। धूप रफ्ता रफ्ता तेज़ होती जा रही थी। कभी रेत का कोई वहशी बगूला उठता तो आंखें बंद हो जाती। बच्चे घबरा कर जोर से चीखते। खुदा खुदा करके सफ़र ख़त्म हुआ। दूर से स्टेशन का सिग्नल नज़र आया तो जान में जान आई। असरार अब महाजिर बन चुका था। सिंध में पहुंचकर सिंधी मुसलमानों की पनाह में आ चुका था। उसका क़याम महाजिर कैंप में था। कैंप में हर तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों की भीड़ थी। दिन रात उनकी चीख व पुकार से हंगामा बरपा रहता। पानी लेने पे झगड़ा होता, औरतों से छेड़खानी पे चाकू निकल आते। रात गए अचानक किसी तरफ से शोर उठता। औरतें घबरा कर ऊंची आवाज़ में बोलती, बच्चे रोने लगते। हर शख्स सरासीमा हो जाता। तहकीकात करने पे पता चलता कि कोई मरा नहीं है, बल्कि किसी महाजर कुंबे का सामान चोरी हो गया है। चोरी करने वाला भी महाजर ही होता। 4 रोज़ तक उसे कैंप में रहना पड़ा और ये 4 रोज़ मुसलसल कर्ब और अजियत बनकर असरार के जहन पे छाए रहे। सिनेचर को ट्रेन आई। दूसरे रोज़ सुबह रेलगाड़ी में सवार होकर वो कराची के लिए रवाना हो गया। असरार कराची पहुंच तो गया, मगर किसी जानने वाले का पता मालूम न था। लिहाजा एक होटल में क़याम करना पड़ा। होटल के रजिस्टर में नाम और पता दर्ज कराने के बाद वो एक कमरे में चला गया। मुंह हाथ धोया, ज़रा तरोताज़ा हुआ तो भूख ने सताया। उसने बैरे से खाना मंगवा के कमरे ही में खाया। खाने से फारिग होकर काउंटर पे गया। 100 रुपए का एक नोट भुनाकर सिगरेट का एक पैकेट मंगवाया। अपने कमरे में वापस आया। सिगरेट सुलगा के कुछ देर कुर्सी पे बैठा कश लगाता रहा। फिर बिस्तर पे जाके लेट गया और सपहर तक
बेखबर सोता रहा। शाम को वो सदर गया। हर तरफ इंसानों का हजूम था, जिसमें कुछ उसके पुराने शनासा भी मिल गए। उसकी आमद पे उन्होंने खुशी का इजहार किया। मुलाजिमत के कितने ही वसीले बताए, कितनी ही स्कीमें समझाईं। असरार को कुछ ढारस बंधी, जरा सुकून नसीब हुआ। रात गए जब वो होटल लौट रहा था तो उसने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। दूसरे रोज वो तमाम अखबारात के दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, मगर कोई सूरत ना निकली। फिर वो सरकारी इदारों के आला ओहदेदारों से मिला। रोजनामा नकीब में उसने पाकिस्तान की हमायत पे जो लंबे चौड़े इदारी और मजमून लिखे थे उनका हवाला दिया, लेकिन सिवाय वादों के कोई बात न बनी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर उसने दिन भर फर्मों के साथ साथ हर तरह के दफ्तरों का तवाफ शुरू कर दिया, लेकिन मुलाजमत का मिलना कोई आसान मसला तो था नहीं जिसका फौरी हल निकल आता। कुछ अरसे बाद उसे होटल छोड़ना पड़ा। अब उसके पास मुश्किल से 200 रुपए रह गए थे। उसका एक दोस्त सरकारी मुलाजिम था और उसे रहने के लिए हुकूमत की तरफ से क्वार्टर मिल गया था। उसके बीवी बच्चे उन दिनों हिंदुस्तान में थे, लिहाजा असरार के ठहरने की गुंजाइश निकल आई, मगर ये क़याम मुफ्त न था। आपस में ये तय हुआ कि 80 रुपए माहवार में दोनों वक्त का खाना, सुबह की चाय और रहने के लिए कमरा। लगभग 2 महीने सरकारी क्वार्टर में भी गुजर गए, लेकिन असरार बदस्तूर बेरोजगार और परेशान हाल रहा। आखिर एक रोज़ एक अखबार में उसे काम मिल गया। वो भी इस तरह कि एक सब एडिटर 2 महीने की रुखसत पे था। उसकी जगह आर्जी तौर पे काम करने का असरार को मौका मिल गया। ये कतई आर्जी रोजगार था, मगर असरार को इस मुलाजमत से खासी तक़वियत हासिल हुई। एक शाम वो अखबार के दफ्तर से थका हारा लौट रहा था। अचानक एक नुक्कड़ पे किसी औरत ने सदा लगाई, बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ देते जाओ, 2 वक्त की भूखी हूँ। असरार को ये आवाज़ मानूस मालूम हुई। उसने ठिठक कर उसकी तरफ देखा। फटा हुआ गलीज बुर्का और उसमें से निकला हुआ एक मुरझाया हुआ बूढ़ा हाथ। उसके बराबर एक लड़का खड़ा था, नंगे पैर, नंगे सर, बदन पे फटी हुई कमीज। असरार की नजरें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये अनवर था, उसका छोटा भाई। उसके कदम कांप रहे थे। अनवर ने उसे पहचान लिया। भाईजान। असरार ने होंठ पे उंगली रखकर सरगोशी की। अम्मा जान के साथ चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। राहगीरों के हुजूम से बचता बचाता वो एक सुनसान सड़क पे आ गया। माँ से सिर्फ इतना पूछा, अम्मा जान ये सब क्या हो गया, आप ठहरी कहाँ हैं? वो दर्द भरी आवाज में बोली, बेटा पूछो ना, तुम्हारे इस तरह चुपचाप चले जाने के बाद सारे घर पे क्या गुजरी, कई रोज तक। एहसास नदामत से घबराकर उसने आगे बोलने का मौका न दिया। जल्दी से बात काट कर बोला, चलिए आप जहाँ ठहरी हैं वहीं पहुँच के बातें होंगी, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। तीनों चुपचाप चलने लगे। कायदाबाद में एक झुग्गी के पास पहुंचकर तीनों ठहर गए। रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी, मगर हर तरफ गहरा अंधेरा छाया था। खामोशी बढ़ती जा रही थी। कीचड़ से भरी हुई गलियों में कूड़े करकट की सड़ान थी। अम्मा जान ने दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर पहुंच गए। कोने में एक धुंधला चिराग टिमटिमा रहा था। छत के नीचे फर्श पे कोई चादर में लिपटा खामोश लेटा था। कदमों की आवाज़ सुनकर उसने उठे बगैर नहीफ आवाज़ में पूछा, कौन है? अम्मा जान बढ़कर वहां पहुंच गई। नफीसा, देख तेरा भाई आया है। नफीसा ने यकीन न आने के से अंदाज में कहा, हटिए, आप रोज़ यूं ही कहती हैं, भाईजान यहाँ क्यों आने लगे? असरार अब जब्त न कर सका, बेख्तियार आगे बढ़ा और नफीसा को आहिस्ता से झंझोड़ के बोला, हाँ नफीसा, मैं आ गया हूँ। ये कहते कहते उसके आंसू टपक पड़े। उसे रोता देखकर सब सिसकियां भरने लगे। नफीसा को तेज बुखार था। असरार उसके पास ही नमालूद फर्श पे बैठ गया। अम्मा जान पिछले वाकयात बड़े रिक्कत अंगेज अंदाज में सुनाने लगी, मगर वो इन बातों को किसी तरह सुन नहीं सकता था। दुख और पशेमानी से ऐसा महसूस होता कि इनकी बातें सुनकर उसका कलेजा फट जाएगा। आखिर जब रात ज्यादा होने लगी तो असरार दूसरे रोज शाम को आने का वादा करके उठ खड़ा हुआ। नफीसा को उसके आने पे शोभा था। गिड़गिड़ा के बोली, अल्लाह आप यहीं ठहर जाइए, आप कल नहीं आएंगे। वो उसके सर पे शफकत से हाथ फेर के बोला, नहीं नफीसा, मैं कल सामान लेकर यहीं आ जाऊंगा। असरार झुग्गी से निकला, वापस अपने क्वार्टर पहुंचा। दूसरे रोज उसने रात को जब सन्नाटा हो गया तो अपना सामान रिक्शे में रखवाया और कायदाबाद पहुंच गया। सब उसके मुंतजिर ही बैठे थे। उसे देखते ही उनके चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई। असरार की सेहत
बराबर गिरती जा रही थी। वो हर वक्त मुज़महिल रहता। अम्मा जान के बार बार कहने पर उसने पाबंदी से नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी थी। नमाज से फारिग होकर देर तक गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता रहता, लेकिन किसी अच्छी मुलाजमत का वसीला न निकल सका ताकि हिंदुस्तान जाकर रफ़िया और अख्तर को ले आए। दोनों उसे बहुत याद आते थे। असरार की परेशानियां बदस्तूर कायम रहीं। उस रोज़ शब बरात थी। माँ ने थोड़ा सा हलवा बना लिया। शाम को असरार ने गुस्ल किया, अगरबत्तियाँ सुलगाईं, हलवे पे न्याज दी। रात हुई तो वो मस्जिद में चला गया। इशा की नमाज पढ़ी। मस्जिद से निकलकर उसने सोचा कि ये शब कद्र है, इबादत की रात है। आज की रात बाब रहमत खुल जाता है और फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे उतर आते हैं। हर दुआ मुस्तजाब होती है। रात भर इबादत करने की गर्ज से उसने किसी सुनसान जगह के मुतल्लिक़ गौर किया। ऐसी जगह समंदर के किनारे ही हो सकती थी, लिहाजा वो क्लिफ्टन की तरफ चल दिया। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। शाबान की 15वीं शब थी। पूरा चांद निकला हुआ था। हर तरफ उजली उजली चांदनी फैली थी। समंदर में जवार भाटा आया हुआ था। लहरें शोर मचाती हुई उठती और साहिल पे दूर दूर तक बिखर जाती। साहिल से ज़रा हटकर एक चाय खाना था। उसमें गैस पत्ती रोशन थी। वहाँ कुछ लोग भी नज़र आ रहे थे, मगर वो उस तरफ नहीं गया, बल्कि सबसे अलग थलग साहिल के एक सुनसान गोशे में रेत पर चादर बिछाकर इबादत में मसरूफ़ हो गया। चांद खिसकता हुआ मगरबी उफ़क़ पे पहुंच गया। चांदनी में जर्दी आ गई थी। लहरों की शोरीदा सरी भी मध्यम पड़ती जा रही थी। सन्नाटा गहरा हो गया था। यकायक असरार ने हैरत से देखा, साहिल पे गहरे गहरे तारीक साए उभर रहे हैं। ये इंसानी साए थे जो रफ्ता रफ्ता समंदर की लहरों में गायब होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर साए उभरे, अब के वो कुछ करीब नजर आए। असरार ने इस दफ़ा खूब गौर से देखा। वो स्याह लिबास पहने हुए थे और रेत पे तेज तेज कदम उठाते हुए चल रहे थे। समंदर की एक तेज लहर आई और वो उसमें उतर गए। पानी में दूर तक उनकी परछाइयाँ लरसती हुई नजर आईं। असरार हैरान और परेशान बैठा फटी फटी आंखों से उन्हें देखता रहा। मान उसे उन पर फरिश्ते होने का गुमान हुआ। उसने दिल कड़ा किया, उठा और उसी तरफ चलने लगा जिधर वो गए थे। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि स्याह लिबास में कोई उसके करीब से गुजरा। असरार छपाक से आगे बढ़ा, झुका और उसके कदमों से चिमट गया। आजी से गिड़गिड़ाने लगा, सरकार, अब तो ये मुसीबत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मेरे हाल पे रहम हो जाए। उसकी आंखें बंद थीं और वो बराबर गिड़गिड़ा रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने जोर से झटक कर उसे अलहदा कर दिया। फिर एक घबराई हुई आवाज़ उभरी, तुम कौन हो? असरार ने महसूस किया ये तो कतई इंसानी आवाज़ है, ऐसी दुरुस्त जिससे सख्त बेजारी अयां थी। उसने आंखें खोल के देखा। एक आदमी कंधे पे जाल डाले और हाथ में भाला लिए खड़ा है। भाले का अगला हिस्सा आंकड़े की तरह नुकीला और तेज था। उसकी टांगें घुटनों से ऊपर तक बिल्कुल बरहना थीं। सर भी बरहना था। बदन पर मैला कुचैला कुर्ता था जिस पे काले काले धब्बे थे जो डूबते चांद की जर्द जर्द रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। वज़ाक़ता से वो मछेरा मालूम होता था। असरार की वारफ्तगी अब ख़त्म हो चुकी थी। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसने घबरा कर पूछा, लेकिन तुम कौन हो? मैं करीम मिट्ठल हूँ, इधर गुजरी में रहता हूँ, उसने जवाब दिया। वड़ी, तुम यहाँ क्या करता पड़ा है? और तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे तुम किस माफक बात करता है? तुमको पता नहीं हम इधर कोयला लेने आए हैं। कोयला? असरार ने हैरत ज़दा होकर पूछा। हाँ कोयला, उसने असरार को बताया। वो जो बड़े बड़े जहाज़ों में आता है, उसमें से कितना ही समंदर में गिर जाता है। आज चांदनी रात है ना, समंदर चढ़ा हुआ है। ऊंची ऊंची लहरें कचरे के साथ साथ कोयला भी किनारे पे ले आती हैं। अब चांद डूब रहा है, लहरों का जोर हल्का पड़ता जा रहा है। कोयला किनारे की रेत में दबा रह जाएगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वो मकरानियों के मखसूस लहजे में बोलता रहा। असरार खामोश खड़ा सुनता रहा। करीम मिट्ठल ने तीखी नज़रों से असरार की तरफ देखा और जल्दी से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? कोयला चाहते हो तो वड़ी को सवेरे कोयला गोदाम आ जाओ, हम तुमको कमती दामों पे कोयला देंगे। अब हमको देरी होती है, समंदर में कई मील तक जाना होगा। तुमको पता नहीं, कोयला आसानी से नहीं मिलता। कभी कभी समंदर में जानवर मानवर मिल जाते हैं तो उनको उससे मारना पड़ता है। उसने अपना आंकड़े की शक्ल का भाला उठाकर सामने कर दिया और आगे बढ़ता हुआ बोला,
वड़ी तुम सवेरे कोयला गोदाम आना, हम तुमको कोयला देंगे। हमारा नाम करीम मिट्ठल है, याद रहेगा ना? करीम मिट्ठल बुहेरा अरब की ऊंची नीची लहरों से उलझता हुआ किनारे किनारे दौड़ने लगा। चांद की रोशनी में वो धुंधले साए की मानिंद नजर आ रहा था। असरार उस जफाकश मछेरे को गुमसुम खड़ा दूर तक देखता रहा। पिछली शब का चांद यरकान ज़दा मरीज की तरह पीला पड़ गया था। चांदनी धीमी हो गई थी, साए तवील हो गए थे। करीम मिट्ठल शोर मचाती हुई लहरों में उतरकर नजरों से ओझल हो गया। असरार मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। गीली रेत पर उसके कदमों के निशानात फैलते जा रहे थे। देखते देखते शब कद्र का चांद एक ऊंचे टीले के पीछे ग़रूब हो गया। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। मुर्दा घर। सुबह के 8:30 बजे एक बार फिर बिगुल की तेज आवाज फजा में गूंजी। कैंप नंबर 12 के सारे कैदी अपनी बैरकों से बाहर निकलकर फाटक पर इकट्ठा होने लगे, जहां पस्ता कद सार्जेंट रजिस्टर में उनकी हाजिरी दर्ज कर रहा था। हाजिरी से फारिग होने के बाद कैदियों की टोलियां कंकर की बनी हुई पुख्ता सड़क पर से गुजरती हुई जनूबी पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गई। यहाँ हवाई अड्डे की तामीर हो रही थी। इस वक्त कैदियों के चेहरे किसी कदर बशाश नजर आ रहे थे। मार्च करते हुए फौजी दस्तों की तरह उनके कदम बड़ी तरतीब और तवाज़ुन के साथ हरकत कर रहे थे। इस कैंप में इस वक्त 2000 से ज़्यादा जंगी कैदी मौजूद थे, मगर नई बैरकों की तामीर से ये अंदाज़ा होता था कि अभी और कैदी आने वाले हैं। ये 1943 के मौसम ख़ज़ां का जिक्र है, जब शुमाली अफ्रीका के मुख्तलिफ महाजों पर अतालवी फ़ौजें पसपा हो रही थीं और इन शिकस्त खुर्दा फ़ौजी दस्तों के हज़ारों कैदियों को जहाज़ों में भरकर बम्बई के साहिल पर पहुंचाया जा रहा था, जहां से उन्हें जंगी कैदियों के मुख्तलिफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया जाता। कई रोज़ तक स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने के बाद जब पहली बार बेड़ागढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतरते तो उनके सहमे हुए चेहरों से वहशत बरसती थी। मैले कुचैले लिबास और बरहना पा होने के बायस वो नीलाम होने वाले गुलामों की तरह खोए खोए से नजर आते। न उनको अपनी मंजिल का इल्म था, न ये खबर थी कि उनका क्या हश्र होगा। उस ज़माने में फ़ौजी ट्रकों की बड़ी किल्लत थी, लिहाजा आमतौर पर उन्हें मुसल्ले पहरेदारों की निगरानी में मवेशियों के रेवड़ की तरह हाँक कर कांटेदार बाड़ के अंदर पहुंचा दिया जाता। यहीं पहनने के लिए उनको मलेशिया की सुरमई यूनिफॉर्म दी जाती, जिनकी पुश्त पे स्याह कपड़े का चौकोर पैबंद आवेजा होता। ये जंगी कैदी का निशान था। हवाई अड्डे की तामीर के अलावा अतालवी कैदियों को और भी बहुत से काम करना पड़ते थे। इस मुशक्क़त ने उनके पट्ठों को और भी मजबूत बना दिया था, लेकिन ज़हनी तौर पर वो सरकारी जेलों के आम कैदियों की तरह रोज़ बरोज़ नाकारा और ढीठ बनते जा रहे थे। कुंवार की सुलगती हुई तेज़ धूप में जब पथरीली चट्टानें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्खे माइल नजर आने लगतीं, तो कैंटीन के सामने लकड़ी की बनी हुई गाड़ियां आकर रुकतीं। उनको खींच कर लाने वाले कैदी साइबान के नीचे बैठकर खच्चरों की तरह जोर जोर से हाँफते। उनके जिस्म पसीने में शराबूर होते, सरों पे कपड़े के तुड़े मुड़े हैट होते और जिस्म का बालाई हिस्सा बिल्कुल बरहना होता। गर्दालूद चेहरों पर से पसीना पोंछकर वो बार बार कैंटीन के उधेड़ उमर स्टोर कीपर मोहम्मद जमान की तरफ देखते, बेतुकेपन से हंसने की कोशिश करते, लेकिन स्टोर कीपर मोहम्मद जमान इस खुशामद पर ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, इसलिए कि अगर सप्लाई में ताख़ीर हो गई तो क्वार्टर मास्टर खामखा नाराज़ होगा। मोहम्मद जमान सामान की फहरिस्त पर सुर्ख पेंसिल से निशान लगाता जा रहा था और ऊंची आवाज़ से कैंटीन के कुलियों को तरह तरह की हिदायतें दे रहा था। आखिर जब फहरिस्त के मुताबिक मतलूबा सामान गाड़ियों पर लद गया तो मोहम्मद जमान ने बराबर वाले कमरे की जानिब मुड़कर देखा। क्वार्टर मास्टर अभी तक कैंटीन के मद्रासी मैनेजर से बातें करने में मसरूफ़ था। स्टोर कीपर ने कैदियों की तरफ देखा और थके हुए अंदाज में दरियाफ्त किया, तुम्हारे मुल्क में भी इतनी ही सख्त गर्मी पड़ती है?
قیدیوں کی سمجھ میں حسب معمول اس کی بات واضح نہ ہو سکی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں محمد زمان سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگے۔ اسٹور کیپر بھی اس وقت احمقوں کی طرح صرف ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر وہ جھنجھلا کر ان کو گالیاں دینے لگا۔ اس کی خفگی سے وہ افسردہ ہو گئے۔ اسٹور کیپر ذرا دیر تو غصے سے منہ پھلائے بیٹھا رہا، پھر خامخواہ ہنسنے لگا۔ کسی نامعلوم جذبے ہمدردی سے متاثر ہو کر اس نے میز کی دراز سے گھٹیا برانڈ کی سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور ہاتھ بلند کر کے ان سے پوچھا، سگریٹ پیو گے؟ سگریٹو؟ قیدی بے قرار ہو کر جلدی جلدی اپنی گردنیں ہلانے لگے۔ اسٹور کیپر محمد زمان چند لمحے ان کی بے قراری سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اس نے سگریٹ کا پیکٹ بے نیازی سے ان کی طرف اچھال دیا۔ لیکن اس خیرات نے اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر دیا۔ دراصل قیدی تعداد میں زیادہ تھے اور پیکٹ میں سگریٹ کم تھے۔ وہ آپس میں چھینا چھپٹی کرنے لگے۔ اس چھینا چھپٹی میں سگریٹوں کا کچومر نکل گیا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگے اور بھوکے کتوں کی طرح ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو گئے۔ جھگڑا بہت بڑھ گیا اور ان کے جسم لہو لہان ہو گئے تو اسٹور کیپر محمد زمان گھبرا گیا۔ حالانکہ اس طرح کے دنگے فساد تو قیدیوں کے درمیان وہ اکثر دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت ہنگامہ کچھ زیادہ ہی شدید ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں کوارٹر ماسٹر کینٹین مینیجر سے کہہ رہا تھا، جس طرح بھی ممکن ہو ہفتے کی شام مجھے آسٹرین جن کی ایک بوتل مہیا کر دو، ورنہ میرا سارا پروگرام تباہ ہو جائے گا۔ لیکن کینٹین کا مدراسی مینیجر قطعی وعدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا کوارٹر ماسٹر کو بار بار اصرار کرنا پڑ رہا تھا۔ مینیجر کچھ نیم رضامند ہوا تھا کہ باہر شور مچنے لگا۔ اس بے جا مداخلت پہ کوارٹر ماسٹر ایک دم غضبناک ہو گیا، کمرے سے باہر نکلا، چمڑے کا تسمہ اٹھایا اور غصے سے بے قابو ہو کر قیدیوں پر دیوانوں کی طرح جھپٹا۔ ذرا دیر تک فضا میں سڑ سڑ کی آوازیں ابھرتی رہیں۔ قیدیوں کے برہنہ جسموں پر سوکھی شاخوں کے سے بھدے نشان پھیلنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے سارا شور دب کے رہ گیا۔ جھگڑا کرنے والے قیدی سرکس کے پالتو جانوروں کی طرح مسکین سی شکلیں بنا کر دیوار کے پاس سمٹ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ ان قیدیوں میں مارٹینو بھی شامل تھا، جو اپنی نرم بالوں والی داڑھی کے ساتھ نوجوان ملاحوں کی طرح خوبصورت اور معصوم نظر آتا تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ اپنے بازو کی گہری خراش آہستہ آہستہ سہلاتا رہا اور تیز عقابی نظروں سے کوارٹر ماسٹر کو گھورتا رہا۔ 5 بجے تمام جنگی قیدی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کیمپ کے اندر پہنچ گئے۔ اس وقت حسب معمول بیرکوں میں بڑا اودھم دھاڑ رہا تھا۔ دن اب ڈھل چکا تھا، پہاڑی ٹیلوں پر سائد طویل ہو گئے تھے۔ سامنے سڑک پہ بھدے جسم کی ایک کالی کلوٹی نوجوان عورت تھکے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ قیدیوں نے اسے دیکھا تو ذرا دیر تک بھوکی نظروں سے گھورتے رہے، پھر ان میں سے کچھ احاطہ عبور کر کے کانٹوں دار باڑ کے قریب پہنچ گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور قیدی بھی وہاں اکٹھا ہو گئے۔ انہوں نے سیٹیاں بجا کر اور حلق سے بے ڈھنگی آوازیں نکال کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ عورت نے ان کو ایک بار بے نیازی سے دیکھا اور سر جھکا کر چلنے لگی، مگر جب وہ بالکل ان کے سامنے پہنچی تو قیدیوں نے زیادہ شدت کے ساتھ شور مچانا شروع کر دیا۔ دیوانوں کی طرح باڑ کے کانٹے دار تاروں کو جھنجھوڑ ڈالا، اپنے نیم برہنہ جسموں کو اور بھی اریاں کر دیا۔ اس وقت وہ حملہ آور ہونے والے بنمانسوں کی طرح غضبناک معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور منہ سے کف جاری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیمپ کے گرد و نواح میں عورتوں کے گزرنے پہ پابندی عائد تھی۔ پہرے پہ کھڑے ہوئے فوجی سپاہی نے پہلے تو غصے سے عورت کو چیخ چیخ کر گالیاں دی، پھر قیدیوں کو ڈانٹنے لگا، مگر جب وہ ڈانٹنے ڈپٹنے پر بھی باز نہ آئے تو وہ اپنی سنگین سنبھال کر ان کی طرف جھپٹا۔ قیدیوں نے خوف زدہ ہو کر باڑ کو چھوڑ دیا اور ہانپنے کے سے انداز میں لمبی لمبی سانسیں بھرتے ہوئے بیرکوں کی طرف لوٹ گئے۔ مارٹینو خاموش کھڑا گہری نظروں سے قیدیوں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیمپ ایک وسیع پاگل خانہ ہے جس میں ہر قیدی کسی بدمست شرابی کی طرح اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، لیکن وہ خود پاگل تو نہیں بن سکا۔
البتہ کچھ خونخوار ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ کسے قتل کرنا چاہتا ہے یہ اسے ابھی تک نہیں معلوم تھا۔ شام کا اندھیرا اب بڑھنے لگا تھا، ہر طرف روشنیوں کی جگمگاہٹ پھیل گئی تھی۔ بیرک کے اندر بہت سے قیدی ملی جلی آوازوں کے ساتھ کوئی اطالوی گیت گا رہے تھے۔ یہ آوازیں رفتہ رفتہ اونچی ہوتی گئیں اور اپنی انتہائی اونچائی پہ پہنچ کے آہستہ آہستہ کسی کربناک نوحے میں ڈھلنے لگیں۔ انہیں سن کر کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کسی تابوت کے سامنے بین کر رہے ہیں۔ مارٹینو بھی بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس طرف بڑھا، اس لیے کہ ان ماتم کرنے والوں میں خود اس کی آواز بھی کہیں دبی ہوئی تھی۔ شام کی تاریکی اب اور پھیل گئی تھی۔ شوکت صدیقی کا افسانوی مجموعہ اندھیرا اور اندھیرا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ افسانہ مردہ گھر ابھی جاری ہے، آپ کیسٹ نمبر 2 لگا کر اس کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا ٹیلی فون نمبر 290261 پر سائمہ سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔